हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है। पहला चैप्टर हमारा जैसे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संबंध और फलन। ठीक है, ये चैप्टर जो है बच्चों के दिमाग में एक अपना खौफ बना के रखा है कि ये चैप्टर जो है इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे लगातार बने हैं तो ये आप कंफर्म समझ लीजिए कि ये चैप्टर जो आपका है वो बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सीखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पे बताया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे बने हैं अंत तक, तो ये आप जान लीजिए आपका सिलेबस जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उस चीज़ों को क्या कर पाएँगे, समझ पाएँगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है संबंध और फलन। बच्चों का जो डर है वो यहाँ से दूर होने वाला है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताई जाएँगी और इतने अच्छे से आपको क्लियर होगा कि आप उसको बहुत आसानी से समझ पाएँगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, संबंध और फलन का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो ये जान लीजिए आपका ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है संबंध और फलन। तो यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले, देखिए देखिए ये अपना टॉपिक रहने वाला है संबंध और फलन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्या, संबंध। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले संबंध आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, फलन आएगा। तो संबंध अगर पढ़ते हैं सबसे पहले, तो उसमें देखिए क्या आने वाला है। सबसे पहले क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे अगर देखें संबंध का मतलब क्या है, संबंध का मतलब क्या है। जब भी हम संबंध की बात करेंगे वो हम सेट पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, दो समुच्चय पे बात करते हैं हम, जिसमें बताएंगे कि समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ जो है संबंध किस प्रकार से डिफाइन है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही सेट हमारे पास होगा और उस सेट का मतलब उस समुच्चय का आपके पास उसके साथ ही क्या बताना है, संबंध बताना है। तो यहाँ पे हम चीजें सीखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे संबंध और फलन में, वो आपका है क्या, कार्तीय गुणन। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं, क्योंकि क्लास 12 में जो पहला चैप्टर जहां से स्टार्ट है वो आपका है संबंध के वहां पे क्या है, संबंध के प्रकार। वो आपका क्या है, संबंध के प्रकार। लेकिन आप डायरेक्ट संबंध के प्रकार अगर समझेंगे तो कुछ चीजें जो है आपसे वो मिस हो जाएंगी और वो हो सकता है आपको क्या करें, आगे प्रॉब्लम क्रिएट करें। चलिए, तो सबसे पहले अगर संबंध की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक जो आएगा वो आएगा कार्तीय गुणन। वो अपना क्या आएगा, कार्तीय गुणन आएगा। ठीक है, कार्तीय गुणन इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या आने वाला है आपका, कार्तीय गुणन। अब अगर कार्तीय गुणन की हम बात करें तो कार्तीय गुणन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप दो सेट का जब मल्टीप्लीकेशन निकाल रहे हैं, आप दो सेट का जब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन निकाल रहे हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। माना ए तथा बी दो क्या है, अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय होने का मतलब यह है कि वो रिक्त ना हो। अरिक्त कहने का मतलब क्या है, कि वो रिक्त ना हो। रिक्त का मतलब होता है क्या, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है वो क्या हो, शून्य हो। ठीक है, अरिक्त का मतलब है उसमें कुछ एलिमेंट हमारे पास, कुछ अवयव होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेट अगर ए और बी है, तो इनका जो कार्तीय गुणन होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ऐसे इनका जो कार्तीय गुणन होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, कुछ इस टाइप से आएगा, ए क्रॉस बी। और यहाँ पे क्या होगा, ए क्रॉस बी आपका जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि आपके पास एक क्रमित युग्म आएगा। एक आपके पास क्या आएगा,
क्रमित युग्म आएगा x, y, अब इसको समझा रहे हैं, सच दैट जो कि x बिलोंग्स टू a होगा और y बिलोंग्स टू क्या होगा, b होगा। इसका क्या मतलब है आप इसको समझिए। देखिए ये आपका क्रमित युग्म है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्रमित युग्म है। ये आपका जो है वो क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म का मतलब ये है कि जैसे आपने लिखा है 1,2, जैसे आपने क्या लिखा है 1,2 लिखा है, तो इसको कभी भी हम 2,1 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 2,1 को 2,1 1,2 को 2,1 के इक्वल हम नहीं कर सकते हैं जब हम बात करेंगे किसकी, क्रमित युग्म की। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। क्रमित युग्म का मतलब है एक क्रम से लिखा हो। किस तरीके से लिखा हो, एक क्रम से लिखा हो। 1,2 अगर है तो उसको हम कभी भी 2,1 नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रमित युग्म, जिसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, और अब अगर क्रमित युग्म आता है तो वहां से देखिए, जो उस क्रमित युग्म का पहला अवयव होगा, जो उस क्रमित युग्म का क्या पहला अवयव जो हमारे पास होगा, वो पहले सेट से होगा, मतलब पहले समुच्चय से आएगा, और जो दूसरा अवयव होगा वो कहां से आएगा, दूसरे समुच्चय से आएगा। ये आपका होता है कार्तीय गुणन। ये आपका क्या होता है, कार्तीय गुणन। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको अगर एग्जाम्पल से समझें तो देखिए क्या आने वाला है। अगर हम कह दें कि हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें 3 अवयव हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, और कोई समुच्चय हमारे पास बी है जिसमें 2 अवयव हैं, 4 और 5। ठीक है, तो जब इसका हम क्या निकालेंगे, कार्तीय गुणन निकालेंगे, वो आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। ये 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब ए क्रॉस क्या होगा, बी होगा। अब जब ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो वहां पे क्रमित युग्म आएगा। क्या आएगा, क्रमित युग्म। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए का बी से, तो इस तरीके से करना है कि जितने भी एलिमेंट आपके सेट ए में हैं, जितने भी एलिमेंट आपके सेट ए में हैं, उनका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, सेट बी के साथ करना है। जैसे 1 को अगर 4 के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा 1,4। क्या आएगा, 1,4 आएगा। फिर 1 का 5 के साथ करेंगे तो 1,5 आएगा। ऐसे ही आपका 2 के साथ करना है, 2 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ऐसे ही आपका 2,5 आ जाएगा। ऐसे ही आपका 3,4 आ जाएगा, और ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, 3,5। ये आपका होता है क्रमित युग्म। ठीक है, मतलब कार्तीय गुणन आपका हो गया ए क्रॉस बी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कितने क्रमित युग्म आपके पास हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल आपके पास 6 क्रमित युग्म है, जिसमें अभी हमने बताया कि किसी भी क्रमित युग्म का पहला अवयव जो है पहले वाले समुच्चय से होगा, और दूसरा अवयव जो है वो दूसरे समुच्चय से होगा। किसी में भी आप चेक कर सकते हैं, जितने भी अवयव आपके पास, जितने भी क्रमित युग्म आपके पास हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि पहला एक अवयव जो है वो कहां से आया है और दूसरा अवयव कहां से आया है। देखिए यहाँ पे 1,4 की बात करें तो 1 जो है पहले वाले समुच्चय से है, 4 कहां से है, दूसरे वाले से है। यहाँ पे देखिए 2 जो है पहले वाले से है, 5 कहां से है, दूसरे से। तो क्रमित युग्म में कुछ चीजें फिक्स होती हैं आपकी, कि क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले वाले समुच्चय से होगा और दूसरा अवयव दूसरे वाले समुच्चय से होगा। तो इस तरीके से आपको क्रमित युग्म निकालना है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में सारे मल्टीप्लाई करना है, वो क्रमित युग्म फॉर्म में आएगा, और ये आपका हो जाएगा क्या, कार्तीय गुणन। उम्मीद करते हैं कार्तीय गुणन जो है बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और कंफर्म कर दें कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि बी क्रॉस ए आप निकाल दीजिए, आपका पहला पॉइंट है, ये आपका क्या है, पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, अगर हम ये कह दें कि आप बी क्रॉस ए निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, बी क्रॉस ए। देखिए बी क्रॉस के आपका कितना आएगा, बी क्रॉस ए का मतलब है पहले बी को आप लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे। तो बी के आपका कितना है, 4,5। उसके बाद ए आपका कितना है, 1,2,3। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई आप यहाँ करिए, देखिए कितना आता है ये, 4 कितना आएगा, 1। अगला कितना होगा आपका, 4,2। अगला कितना होगा, 4,3। अगला आपका होगा 5,1। नेक्स्ट आपका होगा 5,2। नेक्स्ट आपका होगा 5,3। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने जब ए क्रॉस बी की बात की, हमने किसकी बात की, जब ए क्रॉस बी की बात की, तो वहां पे जब पहला ऑर्डर पेयर आपका 1,4 आया, जबकि हम जब बी क्रॉस ए की बात कर रहे हैं तो वहां पे पहला एलिमेंट आपका 4,1 आ रहा है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि आप क्रमित युग्म में कभी भी 1,4 को 4,1 नहीं लिख सकते हैं। आप कभी भी 1,4 को 4,1 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब एक चीज यहां से ये क्लियर हो जाती है कि
अगर आपके पास दो अलग अलग सेट हैं ए और बी, उनका कार्डियल प्रोडक्ट जो है वो कभी भी उनके रिवर्स के कार्डियल प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगा। मतलब ये ए क्रॉस बी जो है नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी क्रॉस ए, जब दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब अगर ऐसा है, अब ऐसा ऐसा भी हो भी सकता है कि ए क्रॉस ए का ए क्रॉस ए के साथ निकाले तो वो इक्वल आ जाए, ठीक है, क्योंकि वही सेट होगा तो वापस आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आपको समझना था यहाँ पे। ये कार्तीय गुणन आपका ये पहला टॉपिक, स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप नोट कर लिए, उसके बाद एक पॉइंट इसमें और बचा है, वो आपको क्लियर करा देते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने संबंध की तरफ। ठीक है, चलिए, ये उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। अब देखिए कुछ चीजों को और समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक नोट अगर करके लिखें हम, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे नोट लिख लें। अगर नोट की बात करें, देखिए अगर आपके पास समुच्चय ए में अवयवों की संख्या जो है वो पी है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या है, पी है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या अगर आपके पास पी है और समुच्चय बी में आपके पास अवयवों की संख्या अगर क्यू है, ठीक है, तब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या जो आएगी वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा पी इंटू क्यू। ठीक है, दोनों का आप क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई निकाल देंगे। दोनों क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप यहाँ समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपके पास यहाँ कितने एलिमेंट है, 3, यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट है, 2। जब हमने इसका कार्डियल प्रोडक्ट निकाला, मतलब कार्तीय गुणन जब निकाला, तो आप देख रहे हैं कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 6, मतलब 3 इंटू 2 हमने कर दिया। हमने क्या कर दिया, 3 इंटू 2 कर दिया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कार्डियल प्रोडक्ट, मतलब कार्तीय गुणन। तो ये पहला टॉपिक आपका उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बार बार यही आपको बताएंगे कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं अंत तक, तो आप ये समझ लीजिए मैथ आपका बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, संबंधों के प्रकार, पहले संबंध पे ही बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले संबंध पे ही बात कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, उसके बाद आते हैं संबंधों के प्रकार। देखिए अगर हम बात करें संबंध, जो आपका रिलेशन होता है, जो आपका क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए आपने 11th में पढ़ा होगा, यदि ए बी नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी और वो 5 के इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब अरिक्त समुच्चय, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं होने चाहिए, तब संबंध कैपिटल आर, ठीक है, कार्तीय गुणन संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई रिलेशन आर है तो वो कार्तीय गुणन का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, कार्तीय गुणन का क्या होता है, सबसेट होता है। ये साइन आपका किसका है, सबसेट का। सबसेट का मतलब ये होता है अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, तो समुच्चय ए के एलिमेंट अगर आपके पास समुच्चय बी में है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, सबसेट। जैसे ये अगर आपके पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2, आपके पास सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 1 2 6 7, तो अगर आपके पास ए वाले एलिमेंट जो है, ए वाले अवयव हैं वो बी में प्रेजेंट हैं, बी में अगर उपस्थित है, तो समुच्चय ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा, मतलब ए सबसेट बी उप समुच्चय होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये होता है आपका सबसेट। तो यहाँ पे जो रिलेशन आर होगा, ये रिलेशन आर है, ये सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, मतलब उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। इसका मतलब जितने भी रिलेशन आपके पास डिफाइन होंगे, जितने भी रिलेशन आपके पास डिफाइन होंगे, वो ए क्रॉस बी से ही आने वाले हैं। वो कहां से आएंगे, ए क्रॉस बी से। जैसे ये आपका होता है रिलेशन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, तो हटा देते हैं यहां से। देखिए जरा, अब अगर हम कहें कि आपके पास दो सेट हैं, समझते रहिएगा इसको ध्यान से। अगर आपके पास दो सेट हमने माना, एक सेट आपके पास अभी हमने जो लिखा था 1 2 3, और दूसरा सेट आपके पास है 4 और 5, 4 और 5। सबसे पहले क्या करेंगे आप, कार्डियन प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्डियन प्रोडक्ट निकालेंगे। जब तक आपको क्लियर नहीं हो रहा है तभी तक आप कार्डियन प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने आप समझ जाएंगे करना क्या है। अब ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो वही एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। अभी हमने लिखा था 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4 और 3, कितना 5। ये एलिमेंट आपके पास आ गए, ठीक है। अब एक इस पे रिलेशन अगर डिफाइन करें हम, ठीक है, चीजों को समझते रहिएगा। जो भी रिलेशन आपके पास डिफाइन होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। आपको बस ये क्लियर करना होगा कि उस संबंध है कैसा। अब आपको अगर यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करें, ऐसा मान लीजिए हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R1, कुछ इस तरीके से, क्या कि एक्स वाई एक ऐसा क्रमित युग्म है, सच दैट, जो कि यहाँ पे कंडीशन आपके पास क्या है कि y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और यहाँ पे लगा दें कंडीशन x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। देखिए ये आपका एक रिलेशन हमने डिफाइन किया। ये आपका क्या डिफाइन किया हमने, एक रिलेशन। अब रिलेशन का मतलब x और y में रिलेशन है कैसा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस वाले टर्म को, कि y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है। y इक्वल टू एक्स प्लस क्या है, थ्री। मेन रिलेशन यही आपका है, y इक्वल टू एक्स प्लस क्या है, थ्री है। y इक्वल टू एक्स प्लस क्या है आपका, थ्री है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें कि y और x में रिलेशन कैसा है। अगर इसको समझें तो आपका रिलेशन ये दिया गया है कि जो y है, दूसरा एलिमेंट जो है इस क्रमित युग्म का, वो पहले वाले एलिमेंट से तीन ज्यादा है। वो पहले वाले एलिमेंट से क्या है, तीन ज्यादा है। आइए इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको हम लिखें, यहाँ पे R1, देखिए आपका R1 देखिए आएगा कितना। अब यहाँ पे ये कंडीशन और लगा दी गई कि x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b है। मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू जो है आप कौन कौन सी ले सकते हैं। x बिलोंग्स टू a का मतलब ये है कि x की वैल्यू आप कौन कौन सी ले सकते हैं, कौन कौन सी ले सकते हैं, 1 2 और 3। y बिलोंग्स टू b का मतलब ये है कि आपका y जो है वो कितना आ सकता है, 4 और 5 आ सकता है। तो अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1, आप यहां जब 1 पुट करेंगे तो देखिए y की वैल्यू कितनी है, ये 1 प्लस 3 कितना, 4। तो 1 कॉमा कितना आ गया, 4 आ गया। अब आगे क्या लेंगे, x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 जब लिखेंगे तो y कितना आएगा, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो y आपका 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6। लेकिन अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि सेट बी में आपके पास 6 नहीं दिख रहा है कहीं। सेट बी में आपके पास कहीं भी 6 नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, रिलेशन। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये रिलेशन जो आपका है, क्या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है या नहीं है। ये जो आपका रिलेशन है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है या नहीं है। ध्यान से देखिए 1,4 यहां भी है, 1,4 यहां भी है, 2,5 यहां भी है, 2,5 यहां भी है। इसका मतलब ये वाले एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये जो रिलेशन आर है वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये होता है आपका रिलेशन। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि संबंध के प्रकार बताने से पहले रिलेशन तो डिफाइन करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इसको आपको क्लियर करा दिया कि ये आपका रिलेशन होता है संबंध। यदि ए और बी जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब ए और बी रिक्त समुच्चय नहीं है, तो संबंध आर जो है वो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। और ए और बी हमने एक सेट लिया अलग अलग, उसके बाद हमने निकाला कार्डियन प्रोडक्ट, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, और रिलेशन डिफाइन करने के बाद उसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा, किस फॉर्म में, ये आपका होता है रोस्टर फॉर्म, और ये आपका है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने ये क्लियर कर दिया कि जो भी रिलेशन होगा वो आपका कार्डियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, मतलब कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप पढ़ सकते हैं संबंध के प्रकार, ठीक है। अब आप यहाँ संबंध के प्रकार पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपने संबंध के प्रकार की तरफ, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लें तो बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आ जाते हैं संबंध के प्रकार पे।
संबंधों के प्रकार, ठीक है। संबंधों के प्रकार में पहला आपका जो है वो क्या है, यहाँ पे रिक्त संबंध। संबंधों के प्रकार में पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, रिक्त संबंध है, ठीक है। तो रिक्त संबंध देखिए क्या होता है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर इक्वल टू फाई। फाई का मतलब आप जानते हैं रिक्त संबंध होता है और सबसेट ए क्रॉस ए का होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाई जो है वो सबसेट होता है क्या, सभी सेट का। फाई जो है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अब जैसे हम कह दें कि आपके पास एक सेट ए है 1 5, आपके पास बी है 6 7, ठीक है। और इस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर, या ए पे ही डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि एक ही सेट दिया गया है तो दो की बात नहीं करते हैं, एक पे ही डिफाइन करते हैं आर। तो आप यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करिए आर कुछ इस तरीके से x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 10, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a, क्योंकि आपके पास सेट जो है वो दोनों a ही है। अब आप इसके लिए कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आपको मिलेगा, इस रिलेशन के लिए आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर आपके पास नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम a क्रॉस a की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए जरा आप a क्रॉस a जब हम निकालेंगे तो 1,5 का आप 1,5 के साथ ही कार्डियल प्रोडक्ट निकालेंगे, कितना है इतना देखिए, ये आपका होगा 1,1 1,5, फिर आपका होगा यहाँ पे 5,1, तो आपका कितना होगा 5,5। अब आप यहाँ कहीं नहीं देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि y जो है वो x से 10 ज्यादा है। अब आप कहीं भी यहाँ पे नहीं देखेंगे कि y जो है वो दूसरा एलिमेंट पहले वाले से 10 ज्यादा है। इसका मतलब ये यहाँ पे आपका रिलेशन जो डिफाइन है उस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा, और फाई जो है वो सभी का सबसेट होता है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया क्या, रिक्त संबंध, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रिक्त संबंध, ठीक है। मतलब जो भी रिलेशन होगा आपका वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो सबसेट होगा, लेकिन वो किसके इक्वल आएगा, फाई के, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिक्त संबंध समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की इस पर जरूरत नहीं है, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। क्योंकि नोट करे रहेंगे तो क्लियर रहेंगी चीजें ज्यादा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए आगे देखें, यहाँ पे देखिए दूसरा संबंध के प्रकार में क्या है, यहाँ पे भी है क्या आपका सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ भी बहुत, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, लेकिन समझ लेते हैं। आइए क्या दिया गया है, परिभाषा इसकी क्या दी गई है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। इसका मतलब ये है कि जो भी रिलेशन आपने डिफाइन किया है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। जो भी रिलेशन आपने डिफाइन किया है, मतलब जो भी संबंध आपने निकाला है वो कार्तीय गुणन के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। जैसे अब अगर देखें कि हमने अभी सेट लिखा था, एक सेट आपके पास क्या था 1 2 3, ठीक है। दूसरा सेट हमने लिखा था क्या 4,5, यहाँ पे दूसरा सेट हमने क्या लिया था 4,5, देखिए यहाँ पे सेट एक ही बात की गई है, लेकिन समझाने के लिए हमने दो सेट लिया ए और बी। अब अगर आप यहां से देखेंगे कार्तीय गुणन निकालेंगे तो कार्तीय गुणन देखिए क्या आ रहा है 1,4, तीसरी बारी आपको बता रहे हैं। अगला क्या 1,5, अगला क्या होगा 2,4, अगला क्या होगा 2,5, नेक्स्ट क्या होगा 3,4, नेक्स्ट क्या होगा 3,5। ये आपका आ गया कार्तीय गुणन, ये आपका क्या हो गया कार्तीय गुणन। अब इस पे अगर हम एक संबंध परिभाषित करें आर, तो अगर कुछ इस टाइप से लिखें x, y सच दैट, जो कि y ग्रेटर देन x है और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ध्यान से देखिएगा इसको, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, इस तरीके से परिभाषित किया x, y एक क्रमित युग्म है सच दैट, जो कि y ग्रेटर देन x है। मतलब कहने का ये है कि इस क्रमित युग्म का दूसरा एलिमेंट जो है पहले वाले एलिमेंट से ज्यादा है। इस क्रमित युग्म का पहला जो अवयव है वो दूसरा जो अवयव है पहले वाले से ज्यादा है, और x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b है। आप अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में देख रहे हैं, इस कार्तीय गुणन में आप ये देख रहे हैं
कि जितने भी क्रमिक युग्म हैं उसमें दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाले से ज्यादा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जब r जो है वो कार्तीय गुणन के ही इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है बिल्कुल। अब इसके बाद जो आने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। यही चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ से ये यहीं से क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें, ये क्या है, संबंधों के प्रकार में टाइप्स ऑफ रिलेशन में अगला तीसरा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आपका आर है। पहला स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाए। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाए, आर हो जाए। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई समुच्चय ए है इस तरीके से, जैसे 1 2 और 3, ठीक है, तो इस पे अगर आपके पास रिलेशन आर जो है इस तरीके से डिफाइन हो कि, कहने का मतलब ये है, आप इस परिभाषा से क्या समझ रहे हैं कि बोला गया है प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, इसका मतलब उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब उसका प्रतिबिंब और उसका पूर्व प्रतिबिंब, मतलब इमेज और प्री इमेज दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास सेट ए में 1 2 और 3 है, तो 1 है तो यहां पे आपका 1 1 हो जाए, 2 है तो आपका ये 2 2 हो जाए, और अगर 3 है तो यहां पे क्या होता है, 3 3। इस तरीके से अगर संबंध परिभाषित है तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी संबंध आपको दिखेगा तो उसको क्या बताना है, वो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको डिफाइन करते हैं। अब एक इसमें कंडीशन भी है, ये पहला आपका है। ठीक है, ये आप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ गए होंगे। एक बार फिर जरा ध्यान से देखें क्या कह रहा है, डेफिनेशन पे जाइए। आपके पास सेट ए में जितने भी अवयव हैं, अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, आपके पास समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं, ठीक है, उनके लिए अगर प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है, इमेज और प्री इमेज दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब 1 है तो 1 1 हो जाए, 2 है तो 2 2 हो जाए, 3 है तो 3 3 हो जाए। ऐसा अगर हो जा रहा है, वो संबंध जो होगा वो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। दूसरा रिलेशन इस पे अगर डिफाइन करें, दूसरा परिभाषित करेंगे समुच्चय, जैसे मान लीजिए आर, आर क्या है, एक संबंध और है इसी तरीके से इसी समुच्चय पर। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 और 1 3। ठीक है, ये अगर इसको बताना है कि ये संबंध आपका जो है वो स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या चेक करना है, यहाँ पे ये कहीं नहीं बोला गया है। ठीक है, इसने क्या बोला है, यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाए, केवल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाए, ये नहीं बोला उसने, यहाँ पे केवल शब्द नहीं लगाया गया है। ठीक है, वनली वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितने एलिमेंट आपके पास इसमें है वो इस फॉर्म में हो, उसके बाद क्या लिखा गया है वो मैटर नहीं करता है, किसके लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 है तो 1 1 होना चाहिए, अगर आपके पास 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके पास वहां पे हो सकते हैं। 1 3 आया कहां से होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, क्योंकि जब यहाँ 3 एलिमेंट है, 3 के साथ मल्टीप्लाई 9 एलिमेंट आएंगे, हमने सिर्फ 4 ही लिखा है। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इससे बाहर से नहीं होना चाहिए, बस ये आप कंफर्म कर लें। ठीक है, जैसे और भी मान लीजिए रिलेशन डिफाइन करें, मान लीजिए हमने किया R3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा, 1 1 2 2 3 3, ऐसा भी हो सकता है 1 2, ऐसा भी हो सकता है 2 3। ठीक है,
ये भी जो आपका संबंध है वो कैसा होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो चाहिए वो आपके पास है। 1 है तो 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है, उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर आपके पास R4 है कुछ इस तरीके से 1, 1, 2, 2, 1, 2, देखिए यहाँ पे ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है ये आपको कंफर्म करना है। देखिए जरा, यहाँ पे 1 है तो 1, 1 है, 2 है तो 2, 3 है, लेकिन 3 है तो यहाँ 3, 3 नहीं है, तो ये संबंध आपका जो है वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसका रीजन लिख सकते हैं कि 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3, 3 इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है ये संबंध आपका जो है वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि संबंध आपका क्या होगा, स्वतुल्य होगा, कौन सा स्वतुल्य नहीं होगा। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट जब आप क्लियर करते हैं उसके बाद क्वेश्चन लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले रिलेशन की तरफ। ठीक है, चलिए नोट कर लें इसको, आप आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला रिलेशन आपका जो है, देखिए जरा, सम्मित संबंध। दूसरा, सम्मित का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, सम्मित का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए सम्मित संबंध क्या कह रहा है कि सम्मित सिमेट्रिक कहलाता है यदि समस्त a1 a2 बिलोंग्स टू a के लिए a1 a2 बिलोंग्स टू r से a2 a1 बिलोंग्स टू r हो जाए। मतलब अगर आपके पास a1 a2 है रिलेशन में तो उसका उल्टा a2 a1 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे ये हमने डिफाइन किया, एक सेट a है 1, 2, 3, अगर आपके पास इस पे एक रिलेशन डिफाइन है आर इस तरीके से, क्या कि 1, आपके पास 2 है तो आपके पास 2, 1 भी होना चाहिए। आपके पास 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, क्या होता है, वो सम्मित होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपका सम्मित संबंध क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सम्मित संबंध कहलाता है किस पे, अभी समुच्चय आर पे बात कर रहे हैं, हम समुच्चय ए पे बात कर रहे हैं। ठीक है, संबंध आर यदि समस्त a1 a2 बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब जितने a1 a2 बिलोंग्स टू ए में है, ठीक है, जितने आपके पास एलिमेंट जो है इसमें है, अगर उसके लिए a1 a2 बिलोंग्स टू आर है तो उसका उल्टा भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे हमने कहा 1, 2 तो उसका उल्टा 2, क्या होगा, 1 होगा। कहा हमने 1, 3 तो उसका उल्टा क्या होगा, 3, 1 होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि संबंध जो है आपका वो क्या होगा, सम्मित होगा। ठीक है, एक और लिख लीजिए आप। चलिए ये पहला रिलेशन। दूसरे रिलेशन R2 की बात करें, 1, 1 2, 2 3, 3 1, 3 3, 1 आप इसको जरा चेक करिए, क्या ये संबंध आपका जो है वो स्वतुल्य है या नहीं है, आपको ये बता। पहले आप स्वतुल्य समझ लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ उसको भी डिस्कस करते रहेंगे तो चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्वतुल्य की बात करें, अगर क्या ये स्वतुल्य है या नहीं है, डेफिनेशन पे आप ना जाइए, समझने का प्रयास करिए। अगर आपके पास 1, 2 है, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है। उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये स्वतुल्य तो है। क्यों? अभी हमने बताया था कि जितने एलिमेंट आपके पास ए में है वो आपके पास रिलेशन में होने चाहिए, उससे क्या लिखा है एक्स्ट्रा वो आपको मैटर नहीं करता उस रिलेशन में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हम सम्मित की, 1, 1 है इसका उल्टा भी 1, 1 ही होगा, 2, 2 इसका उल्टा भी 2, 2 ही होगा, 3, 3 इसका उल्टा भी 3, 3 ही होगा। आगे देखें, अगर 1, 3 है आपके पास तो 3, 1 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये संबंध स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि सम्मित संबंध आपका होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले संबंध की तरफ। ठीक है, चलिए आगे। ये ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप समझिए, क्लियर हो जाएगी चीजें आपको। यहाँ पे देखिए, चलिए अगर बात करें यहाँ पे हम संक्रामक संबंध की, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो संक्रामक क्या होता है, ये समस्त a1 a2 a3 बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब आप समझिए a1 a2 आप छोड़ दीजिए, इस तरीके से आप समझिए। अगर आपके पास संबंध में AB है, AB बिलोंग्स टू R है, और ध्यान से देखिएगा, और BC बिलोंग्स टू R है, ठीक है, तब आपके पास अगर AC बिलोंग्स टू R है
ठीक है, इंप्लाई करता है क्या, अगर आपके पास AC बिलोंग्स टू R भी हो, वो संबंध आपका जो होगा वो कैसा होगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू E, ठीक है। देखिए जरा, यहाँ पे आप देखिए, अगर आपके पास AB है और BC है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपके पास अगर AB है और BC है, दोनों में क्या आप समझ पा रहे हैं कि पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव और दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव दोनों सेम है, ठीक है। तो जो अवयव आपके पास बचे हैं पहले और दूसरे में, वो आपका होना चाहिए उस रिलेशन में। अगर ऐसा है तो वो संबंध आपका जो होगा वो कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा। वो संबंध आपका कैसा होगा, संक्रामक होगा। आइए डिफाइन करते हैं रिलेशन, तब आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, इस पे अगर हमने डिफाइन, एक सेट हमारे पास ए है 1 2 3, ठीक है, इस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R 1,1, इसके बाद 1,2, 2,1, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, अगर हमने ये रिलेशन डिफाइन किया यहाँ पे 1,1, 1,2 और 2,1, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपके पास अगर AB है और BC है तब आपको AC निकालना है, ठीक है। मैच आप वहीं कराएंगे, पहले मैच कराने के लिए कंडीशन क्या है, आप पहले लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पहले लेफ्ट से कहाँ चलेंगे, राइट चलेंगे, उसके बाद राइट से कहाँ चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। मतलब पहले इस यहां से इस तरफ जाना है, फिर वहां से इस तरफ आना है, ठीक है। तो आप अगर चेक करना स्टार्ट करें, देखिए चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब 1,1 आपके पास दिया गया है, 1,1 बिलोंग्स टू R है और 1,2 बिलोंग्स टू R है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, जहां पे दोनों मैच करेगा उसी को चेक करना है। इसके लिए आपको देखिए AB है और BC है, तो क्या आपके पास होना चाहिए 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू R आपके पास होना चाहिए। देखिए जरा, क्या आपके पास 1,2 बिलोंग्स टू R इस रिलेशन में है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए 1,2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब यहां तक तो ये सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, यहाँ पे 1 है और कहीं 1 पे स्टार्टिंग है नहीं, इसका मतलब यहां से आगे चेक करने की जरूरत नहीं। जहां पे आपका AB और BC मिलेगा, AB है तो BC अगर मिल रहा है तभी आपको चेक करना है कि वो ट्रांसिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे AB तो है लेकिन BC नहीं मिल रहा उसके बाद, तो यहाँ पे नहीं चेक करना है। अब आप 1 के साथ हो गया आपका, आप इस पे चलिए, 1,2 है, 2,1 है, 1,2 है, 2,1 है, 1,2 है और 2,1 है। आपके पास देखिए ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या होना चाहिए आपके पास, 1,1 होना चाहिए। 1,1 आज रिलेशन में है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये देखिए आप यहाँ पे 1,1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब इस कंडीशन में ये जो हमारा है वो अभी भी ट्रांसिटिव है, अभी भी संक्रामक है। उसके बाद हम लेफ्ट टू राइट चल चुके हैं, लेफ्ट टू राइट हम चल चुके हैं, अब लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ठीक है। एक एक एलिमेंट आपको चेक करना पड़ेगा। अगर एलिमेंट मिल रहे हैं तो सब मिलने चाहिए, अगर एलिमेंट आपके पास मिल रहे हैं तो सारे मिलने चाहिए, नहीं मिल रहा है तो एक एलिमेंट आपका काफी है ना होने के लिए कि वो संक्रामक नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं यहां से, अब आगे समझते हैं राइट टू लेफ्ट चली कंडीशन में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस साइड से इधर आते हैं, 2,1 है तो जहां 1 से स्टार्टिंग है उसी को चेक करेंगे, 1 से स्टार्टिंग दोनों में है तो यहां भी चेक करेंगे 1,1। देखिए जरा, ये दोनों सेम दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम दिख रहा है। इसके लिए क्या होना चाहिए, 2,1, 2,1 आपका है कि नहीं है, बिल्कुल है 2,1, ठीक है। फिर यहां भी सेम दिख रहा है 2,1 और क्या 1,2, ये भी देखिए सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए 2,2, जबकि 2,2 बिलोंग्स टू R नहीं है, 2,2 बिलोंग्स टू R नहीं है। इसका मतलब यहां पे हम क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे, कुछ लिखेंगे इसको किस तरीके से, यहां पे लिखेंगे 2,1 बिलोंग्स टू R और 1,2 बिलोंग्स टू R, लेकिन 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अर्थात संबंध संक्रामक नहीं है, अर्थात संबंध जो है वो संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहां पे डिफाइन करना है कि संक्रामक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं संक्रामक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास AB है और BC है तब आपको चेक करना है AC है या नहीं है, ये आप इसको नोट कर लीजिए,
ठीक है, अब आप पहचान सकते हैं, कैसे पहचानेंगे? मैंने ये तरीका आपको बता दिया है, आप उसको पहचान सकते हैं। पहले लेफ्ट टू राइट चेक करना है, फिर राइट टू आप क्या चेक करना है? लेफ्ट चेक करना है, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं। इसी में एक चीज़ और समझ लेते हैं, ठीक है? दूसरी कंडीशन, ये आप इसको नोट कर लें, उसके बाद बताते हैं फिर, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे अगर थोड़ा-सा और डिफाइन करें, ज़रा देखिए, एक रिलेशन पे और डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि डाउट ना रह जाए कोई भी। चलिए, ये पहला, दूसरा रिलेशन। अगर आपके पास 1, 3 है, ठीक है? अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये बहुत डाउटफुल रहने वाला है, ठीक है? यहाँ पे डाउट आ जाता है, बच्चों को तो ध्यान से समझना है, ज़रा देखिए। ये क्या आपका है पूरा? देखिए ज़रा। अब डेफिनेशन में हमने क्या कहा? अगर आपके पास AB है और BC है, तब आपको AC चेक करना है। AB आपके पास है, BC है, तब आपको AC चेक करना है, ठीक है? लेकिन यहाँ जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास सिर्फ AB है। यहाँ पे आपके पास क्या है? सिर्फ AB है, 3 से स्टार्ट होने वाला अगला कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको बोलना है कि जो रिलेशन होगा, ये जो संबंध होगा, वो क्या होगा? संक्रामक हो जाएगा। ये रिलेशन आपका जो है, वो क्या है? संक्रामक है। क्या समझ में आया? कि अगर आपके पास AB है और BC है ही नहीं, अगर आपके पास AB है और BC नहीं है, अगर आपके पास AB है और BC नहीं है, उस कंडीशन में आप AC कहाँ चेक करेंगे? उस कंडीशन में आपको AC चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से आप कह देंगे, अगर आपके पास सिर्फ AB है, तो बता सकते हैं आप, वो संबंध कैसा होगा आपका? संक्रामक हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया संक्रामक संबंध। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं संबंध, आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कन्फर्म जो है, ये आप जान लीजिए। चलिए आगे, एक और बचा है आपका, वो क्लियर करा देते हैं, उसके बाद आज की क्लास जो है वो यहीं तक होगी। फिर अगले वाले क्लास में आप इसका सॉल्यूशन पार्ट आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ चुके हैं पहले ही। तुल्यता संबंध आपका क्या होता है? पी पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तुल्यता संबंध वो होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर आपके पास संबंध जो है वो क्या है? ये आपका है तुल्यता संबंध, हिंदी में भी लिख लेते हैं, तुल्यता संबंध, ठीक है? अगर आपके पास वो संबंध जो है वो स्वतुल्य भी है, दूसरा सममित भी है, और तीसरा संक्रामक भी है, ठीक है? अगर तीनों हैं तो जो संबंध होगा वो क्या होगा? तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है? आपको इतना ही समझना था कि संबंध जो है ये आपका कैसा है? तुल्यता संबंध है, ठीक है? इस तरीके से आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। संबंध संबंध और फलन में ये पहला जो है वो आपका सिर्फ संबंध हमने पढ़ाया है, तो आपका ये संबंध पूरा हो गया। आप एक एक्सरसाइज यहाँ से आप सॉल्व करने वाले हैं इसके बाद। तो 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट आपका जो है वो क्लियर हो गया है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जब हम फंक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम फलन यहाँ पे पढ़ेंगे, तो आप वहाँ मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 2 ही फंक्शन हैं, ठीक है? एक तो है 1-1 फंक्शन, एक एकी फलन, दूसरा क्या है? ऑन-टू फंक्शन, आच्छादक फलन, ठीक है? वहाँ पे आप जब सीखेंगे, जब वहाँ पे हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो आप एक क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तरीके आपके पास कितने? 3, ठीक है? चाहे वो एक एकी फलन हो, ठीक है? चाहे वो क्या हो? एक एकी फलन हो, चाहे वो क्या हो? आच्छादक फलन हो, ठीक है? मिनिमम आपके पास 2 तरीके तो होंगे ही सॉल्व करने के क्वेश्चन को। मिनिमम आपके पास 2 तरीके आपके पास होंगे क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व करने के। आपको पहला तरीका नहीं आ रहा तो दूसरा ज़रूर आएगा, दूसरा भी नहीं आ रहा है तो तीसरा तो ज़रूर ही आएगा, ठीक है? ये इतना आप समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पे बने हैं इस चैनल पे, तो आपको चीज़ें जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से मिलती रहेंगी। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन पार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।